Good morning, student. Now, today we have to talk about a next common disease, that is malaria. Earlier we have already discussed about typhoid. We have discussed about some other diseases. Now today we will discuss about malaria. देखिए, अब जहाँ तक बात करें, हमने वायरल डिसीजेस के बारे में बात की, बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में बात की. अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है. हालांकि 9th में ये बात हमने आपको क्लियर की थी कि जो मलेरिया इन्फेक्शन है, मलेरिया इन्फेक्शन जो है वो कॉज होता है, मलेरिया डिसीज कॉज होती है एक प्रोटोजोआ से. इसके थ्रू प्रोटोजोआ, 11th क्लास में आपने पढ़े हैं प्रोटोजोआ. तो प्रोटोजोआ के थ्रू होती है. और ये प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम. क्या नाम है इसका? प्लाज्मोडियम. जहां तक हम प्लाज्मोडियम की बात करूं तो प्लाज्मोडियम की 4 स्ट्रेन जो ह्यूमन को इफेक्ट करती है. कौन कौन सी? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और आखिरी में आती है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम. अब ये पीएचई है, ये फैल्सीफेरम, ये स्पेलिंग देखना पड़ेगा. ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है ये सबसे मैलिग्नेंट है. यानी कहने का मतलब ये है कि ये वो है जो यदि आपको होती है तो आपके चांसेस बचने के थोड़े से कम हो जाते हैं. ये फेटल डिसीज है एक तरीके से मानकर चलिए. अब कुछ कंडीशन में नॉर्मली प्लाज्मोडियम ओवल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स देखने को मिलता है नॉर्मल कंडीशन में. और ये बीमारी कई बार कहते हैं ना, हम गांव भर में सुनते हैं या नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है कि मलेरिया बिगड़ गया. मलेरिया बिगड़ने का मतलब यही होता है कि जब ये इस स्टेज को पार करके फैल्सीफेरम वाली स्टेज में पहुंचने लगता है तो उसे मलेरिया बिगड़ना कहते हैं. प्लस अलग अलग वैरायटी है प्लाज्मोडियम की. तो यदि प्लाज्मोडियम के इसी स्ट्रेन ने आपको अटैक किया तो आपको डायरेक्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम. आप छत्तीसगढ़ के उस बेल्ट में चले जाइए जो दंतेवाड़ा और बचेली वाला बेल्ट है, वहां पर ये खूब देखने को मिलता है, ये स्ट्रेन देखने को मिलता है. तो यदि वहां किसी को बुखार हुआ और खासकर यदि ठंडे का बुखार आता है तो सबसे पहला टेस्ट कहा जाता है कि आप मलेरिया का कराइए. क्यों? क्योंकि यदि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है तो उसका तुरंत इलाज होना जरूरी है. अदरवाइज एक हेल्दी पर्सन भी 4 दिन 6 दिन के अंदर उसकी डेथ हो जाती है. तो नॉर्मली 4 प्रकार है, बट कुछ बुक में आपको एक 5वां प्रकार भी दिया जाएगा. ये पीनोफिली, हालांकि ये ह्यूमन में डिजीज नहीं कॉज करता, ये मंकियों में डिजीज कॉज करता है. बट कई बार जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लाज्मोडियम के कितने वेरिएंट हैं, तो आप 4 ही जो ह्यूमन में डिजीज, एक और है जो मंकीज में डिजीज कॉज करता है. तो मल्टीपल क्वेश्चन में जब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होइएगा. ये 5th जो है प्लाज्मोडियम की ही वेरायटी है, लेकिन ये मंकीज में डिसीज कॉज करती है. तो ये तो बात हो गई कि मलेरिया का जो एजेंट है वो एक प्रोटोजोआ है. और प्रोटोजोआ में उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम. ये अलग अलग उसके क्या हो गए? स्ट्रेन हो गए, वेरायटी हो गई. मलेरिया 2 होस्ट डिसीज. कैसा है? 2 होस्ट डिसीज. 2 होस्ट डिसीज का मतलब ये है कि ये एक ही डिसीज भर में सर्वाइव नहीं करता, ये 2 में सर्वाइव करता है. यानी इसको अपने आप को जिंदा रहने के लिए मॉस्किटो भी चाहिए और ह्यूमन भी चाहिए. दोनों में इसकी लाइफ साइकिल क्या होगी? चलो, ह्यूमन कैसे हैं? वार्म ब्लडेड. आपने 11th में पढ़ा है वार्म ब्लडेड एनिमल. जबकि मॉस्किटो कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड. ये आपको मानना है. इज इट क्लियर? मॉस्किटो में भी कौन सा मॉस्किटो? मलेरिया के लिए आपको चाहिए फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद आखिरी में हम जो और भी डिसीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, चिकनगुनिया हो गया या डेंगू हो गया, ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ये वो भी मॉस्किटो के थ्रू ही स्प्रेड आउट होते हैं. बट वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से नहीं होते, वो एडीज जो वैरायटी है मॉस्किटोज की उसके थ्रू स्प्रेड आउट होते हैं. इसलिए ध्यान रखिएगा, मलेरिया में केवल मॉस्किटो आंसर लिखा हुआ है, यहाँ केवल एनाफिलीज मॉस्किटो लिखा है, या फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो लिखा है. याद रखिएगा, हम बार बार यहाँ फीमेल वर्ड यूज कर रहे हैं. वो फीमेल वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आप ये भी ध्यान में रखिए
कि जब आप मॉस्किटो की स्टडी करते हैं तो आप पाते हैं कि मेल और फीमेल दो वेरिएंट है। तो जो मेल वेरिएंट होता है वो फ्रूगीवोरस होता है। फ्रूगीवोरस का मतलब होता है फ्रूट्स खाने वाला या फल फ्रूट्स खा के जो है तो सर्वाइव करने वाला। जबकि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज होते हैं ये सेंगिवोरस होते हैं, मींस खून शक करने वाले होते हैं। इनके पास एक अलग से पिकरिंग एजेंट मौजूद होता है जिसके थ्रू ये पिक करके और जो है तो ब्लड सक करती है। तो आपको जितने भी मच्छर काटते हैं या यूं कह लीजिए कि जिसमें ब्लड निकलता है, जो ब्लड सक करते हैं, वो सब की सब क्या होती है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ही होती है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि यदि ऑप्शन में मलेरिया कॉज में केवल मॉस्किटो दिया हो या एनाफिलीज मॉस्किटो दिया हो तो और नीचे तक जाइएगा, मे पॉसिबल वहां पर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो भी दिया हुआ हो, तो आपका आंसर क्या होगा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। सो मलेरिया टू होस्ट डिसीज है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है और ये इसकी कंडीशन। जहां तक रही बात सिम्टम्स की, सिम्टम्स क्या है, तो आपको बता दूं कि सिम्टम्स में यहां भी हाई फीवर होगा, लेकिन ये हाई फीवर कंटिन्यू नहीं बना रहेगा। ये हाई फीवर 3 to 4 डेज में क्या होगा, साइकिल करेगा, यानी आज आया फिर 1-2 दिन बाद आएगा, फिर 2 दिन बाद आएगा, इस तरीके से साइकिल करेगा एज पर द कंडीशन ऑफ द वेरिएंट अफेक्टेड बाय। आप प्लाज्मोडियम के किस वेरिएंट से अफेक्टेड है उसके हिसाब से ये एक साथ कंटिन्यूएशन में बुखार नहीं रहता। आज बुखार है, 1 दिन नहीं रहेगा, 2 दिन नहीं रहेगा, फिर 2 दिन बाद आएगा, और साथ ही साथ थोड़ा सा कोल्ड या चिल लगेगा आपको। जब बुखार आएगा तो आपको ठंडक के साथ जो है तो थोड़ा सा बुखार आएगा विद शिवरिंग, चिल्ड एंड कोल्ड कंडीशन। बाकी नॉर्मल बुखार की तरह ही, तो यही एक इसका एक पहचानने का तरीका है कि ठंड के साथ जब कभी बुखार आता है, फीवर आता है, तब हम ये मानकर चलते हैं कि मलेरिया, क्योंकि बहुत सारे डेंगू उसमें भी फीवर आता है, चिकनगुनिया उसमें भी फीवर आता है, टाइफाइड उसमें भी फीवर आता है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए ये है। तीसरा, आज की डेट में प्रिवेंशन का तरीका क्या है, तो प्रिवेंशन का तरीका ये है, क्योंकि ये 2 होस्ट ऑर्गेनिज्म है, तो यदि हम किसी तरीके से ह्यूमन को तो हटा नहीं सकते एनवायरमेंट से, हम किसको हटाने की कोशिश करें, मॉस्किटो को, तो वो एक प्रिवेंशन का तरीका हो सकता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी साइक्लिंग चलती कैसे है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। यदि मैं एक मॉस्किटो की बात करूं, ये ऑटोमेटिकली फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है। इस फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में एक ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है, या एक वेरिएंट मौजूद होता है, उसको बोलते हैं स्पोरोजॉइट। क्या बोलते हैं, स्पोरोजॉइट। ये स्पोरोजॉइट जो होता है, ये स्पोरोजॉइट जो होता है, दरअसल ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का ही के एक वेरिएंट का नाम है, या एक स्ट्रक्चर का नाम। दरअसल ये स्पोरोजॉइट डिसीज कॉजिंग वेरिएंट, मतलब आप ऐसा समझ जाइए कि अलग अलग स्टेज है, तो जो स्पोरोजॉइट स्टेज है, वेरिएंट की जगह यदि मैं डिसीज कॉजिंग स्टेज जो है वो कह लूं तो और ज्यादा अच्छा होगा। तो स्टेज है या वेरिएंट है जिसको क्या कहते हैं, स्पोरोजॉइट। तो जब कभी भी ऑर्गेनिज्म में या यूं कहिए मॉस्किटो में सलाइवरी ग्लैंड में ये प्लाज्मोडियम का स्पोरोजॉइट वाला स्टेज आता है, इसका मतलब ये है कि वो अब डिसीज कॉज करने के लिए क्या है, तैयार है। दरअसल जैसे ही ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है, मान लीजिए ह्यूमन को काटता है, बाइट्स बाय मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो, ये मॉस्किटो काटे। जैसे इस ह्यूमन को ये मॉस्किटो काटेगा, थ्रू सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू ये स्पोरोजॉइट कहां जाएगा, ह्यूमन बॉडी में आएगा। अब स्पोरोजॉइट कहां है, स्पोरोजॉइट इन ह्यूमन। इनिशियली ये स्पोरोजॉइट जो ह्यूमन बॉडी में आया, ये ह्यूमन के लीवर सेल को अटैक, किसको अटैक करता है, लीवर सेल। और
लीवर सेल में ये मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई इट। अब जब लीवर सेल में आकर लीवर सेल के सेल को डैमेज करता है, यहाँ मल्टीप्लाई करता है, 2 से 4, 4 से 8 बनता है, और लीवर सेल के बाद ये स्पोरोजॉइट, हालांकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इनके नाम बदलते जाते हैं, स्पोरोजॉइट है, मीरोजॉइट है, ठीक है ना, मेगामीरोजॉइट है, इस तरीके से नाम इनके चेंज होते जाते हैं। तो लीवर सेल में जब ये मल्टीप्लाई कर लेता है, उसके बाद लीवर सेल से निकलकर ये आगे बढ़ता है कहां पर, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये रेड ब्लड सेल में आते हैं और रेड ब्लड सेल में आकर क्या करते हैं, ग्रो करना शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। जब ढेर सारी मात्रा में ये आरबीसी में जब ग्रो करते हैं, या यूं कहिए मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो जब इनकी संख्या बढ़ती है आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी क्या होता है, स्वाभाविक है, रप्चर होगा। और जब ये रप्चर होता है, फटता है कौन, आरबीसी, तो यहां से एक सब्सटेंस निकलता है जिसको बोलते हैं हीमोजाइन। हीमोजाइन दरअसल एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, और यही वो टॉक्सिक सब्सटेंस है जिस टॉक्सिक सब्सटेंस को ओवरकम करने के लिए, या यूं कहिए कि हमारे बॉडी में से इस टॉक्सिक सब्सटेंस को रोक के रखने के लिए, इसका इंपैक्ट हमारी बॉडी में ना हो, तेजी से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम, ह्यूमन इम्यून सिस्टम इस हीमोजाइन को अटैक करने का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और जब ये करता है इस टॉक्सिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तभी हमारे बॉडी में क्या होता है, तेजी से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ये जो रप्चर्ड आरबीसी है, इनसे हीमोजाइन निकला, और ये हीमोजाइन क्या करेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको ओवरकम करने के लिए ह्यूमन इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, खराब करने की कोशिश करता है। अब ऐसी कंडीशन में हम यहां पहुंचे, ये रप्चर्ड हो गई, टॉक्सिक निकला, जिसको मारने की कोशिश करते। ऐसी कंडीशन में ये ह्यूमन कैसा हो गया, अफेक्टेड हो गया। अब ये पर्सन जो है, ये मलेरिया अफेक्टेड पर्सन है। इस स्टेज में आने के बाद, जहां रप्चर होने के बाद, क्योंकि यहां तक क्या हो गया, मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई के बाद इस स्टेज तक आने तक जो प्लाज्मोडियम है, फॉर्म्स गैमेट। प्लाज्मोडियम में क्या बना लिए, गैमेट बना लिए। अब दो अलग अलग तरीके के गैमेट हैं, एक मेल गैमेट बना, दूसरा फीमेल गैमेट। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, यूं कहिए कि हमारे फॉर्चुनेटली होगा, अनफॉर्चुनेटली नहीं कहना चाहिए, मेल और फीमेल गैमेट जो है ये आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाए, और फिर हमारे बॉडी में फिर वही स्पोरोजाइट की तरह साइकिल शुरू करे, वो नहीं कर पाते। उसके पीछे कारण ये है कि जो मलेरिया की जो फिजियोलॉजी है, जो उनके गैमेट होते हैं प्लाज्मोडियम के, वो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म में फ्यूज नहीं हो पाते। उसके लिए उनको कैसा मीडियम चाहिए, उसके लिए उनको चाहिए कोल्ड ब्लड मीडियम। कैसा मीडियम चाहिए, कोल्ड ब्लड मीडियम। ऐसी कंडीशन में इन प्लाज्मोडियम के गैमेट इसी कंडीशन में स्टेगनेटेड रह जाते हैं, किसमें, जो भी पर्सन जिसको मलेरिया कॉज हुआ उसके बॉडी में। इस बीच पर्सन का इलाज चलते रहता है और मलेरिया उसको ठीक हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, कोई प्रॉब्लम। बट बाय द वे, इस बीच में कोई मॉस्किटो इस अफेक्टेड पर्सन को क्या करे, बाइट करे। ऐसी कंडीशन में ये मेल और फीमेल गैमेट कहां चले जाएंगे, मॉस्किटो में चले जाएंगे। और जब ये मेल और फीमेल गैमेट मॉस्किटो में चले जाएंगे, तो यहां पर जाकर ये फ्यूज होंगे, क्या बनाएंगे, जायगोट। और जायगोट के बाद ये फिर से किसी स्टेज तक पहुंचेंगे,
स्पोरोजाइट स्टेज तक पहुंचेंगे, डेवलपमेंट की प्रोसेस होगी। क्यों? क्योंकि ये मॉस्किटो कैसा है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, जबकि ह्यूमन कैसे हैं, वार्म ब्लडेड है। तो चूंकि ह्यूमन वार्म ब्लडेड होता है, इसलिए यहाँ पर प्रोसेस ऑफ फ्यूजन जो है मेल और फीमेल गैमेट का नहीं होता, उसके लिए उसको कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म तक पहुंचना होता है। और वो तभी पॉसिबल है जब फिर से मलेरिया मलेरिया कह रहा हूँ, मॉस्किटो जो है तो उस अफेक्टेड पर्सन को कट करे, जब बाइट करे। और जब भी ये मॉस्किटो इस अफेक्टेड पर्सन को कट करेगा तो वो दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, फिर गट से होते हुए वो वहां डेवलप करेंगे। डेवलप करने के बाद जब वो स्पोरोजॉइड दरअसल अफेक्टेड स्टेज है, यानी कहिए कि इन्फेक्टिशियस स्टेज है, किसकी, प्लाज्मोडियम की, जो मलेरिया मॉस्किटो में पाई जाती है और जो अफेक्ट करती है किसको, ह्यूमन बीइंग को। तो ये फिर उसके मॉस्किटो के सैलरी ग्लैंड से होते हुए कहां पहुंच जाएगा, ह्यूमन तक पहुंच जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है बड़ा सुंदर सा, मैंने भी कोशिश की है कि आपको अपने तरीके से बता सकूं, समझा सकूं कि किस तरीके से मलेरिया में का डिसीज का स्प्रेड होता है। रही बात मलेरिया प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम मॉस्किटोज को डेवलप ना होना, ह्यूमन को तो हटा नहीं सकते एनवायरमेंट से, तो मॉस्किटो के डेवलपमेंट को रोके। मॉस्किटो के डेवलपमेंट रोकने का तरीका है कि कहीं पर भी स्टेगनेटेड वाटर ना होने दें, अपने आजू बाजू साफ सफाई रखें, घर के दरवाजे खिड़कियों को जो है तो नेट से कवर्ड करके रखें। यदि आसपास तालाब या पोखर मौजूद है तो वहां पर गेम्बुजा नाम की एक फिश आती है, उसको आप छोड़ सकते हैं। गेम्बुजा की खासियत ये है कि ये मॉस्किटोज के लार्वा को ही खाती है, तो इस तरीके से लार्वा खत्म होंगे, मछली की मछली आपको मिलेगी। तो कुछ ये छोटे छोटे तरीके हैं, या स्प्रेइंग कराए अपने चारों तरफ ताकि जो है तो मॉस्किटो डेवलप ना हो पाए। साफ सफाई का ध्यान रखें, यही मेन तरीका है जिससे हम इस प्लाज्मोडियम से बच सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम खुद तो नहीं आता, वो एक वेक्टर के थ्रू आता है, और यहाँ पर वेक्टर कौन है, मलेरिया या मॉस्किटो, जिसको आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। सो होप आपको मलेरिया डिजीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। द नेक्स्ट इज एम्बॉइक डिसेंट्री और एम्ब्रियोसिस, ये एक डिसीज है। अब इसमें भी उसी तरीके से हम देखेंगे जैसे हमने पहले डिसीजेस देखी कि इसका एजेंट क्या है, तो इसका एजेंट क्या है, एक प्रोटोजोआ है, नाम क्या है, एंटोमोगा हिस्टोरिटिका। तो ये वो एजेंट है जिसके थ्रू ये पर्टिकुलर डिसीज जो है तो वो कॉज होती है। इन्फेक्शन साइट क्या है इसकी, लार्ज इंटेस्टाइन। आपने से पहले भी देखा था टाइफाइड वाले केस में आप स्मॉल इंटेस्टाइन और गट की बात करते थे, यहाँ पर क्या है इन्फेक्शन साइट, लार्ज इंटेस्टाइन। अब यदि ये इन्फेक्शन करता है एंटोमोगा हिस्टोरिटिका तो सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, कॉन्स्टिपेशन यानी इंडाइजेशन की जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेगी, एब्डोमिनल पेन, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन जिस एरिया में तो वो एब्डोमिनल रीजन होता है, एब्डोमिनल पेन हो, क्रैम्प्स होंगे, बड़ा तेजी से जब दर्द शुरू होगा, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, ये एक्चुअली में डिसेंट्री में देखने को मिलता है या एम्बॉइक डिसेंट्री में देखने को मिलता है। स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, ज्यादा मात्रा में म्यूकस स्टूल के साथ, और ब्लड क्लॉट, यही वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो खासकर देखने को मिलती है, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट, जिसके कारण 2 बार 4 बार 6 बार फ्रेश होने जाने के टाइम पे आपकी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है कि आप उठना बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, खासकर इस वाले केस के कारण, क्योंकि एक्सेस म्यूकस लॉस भी होता है और साथ साथ ब्लड लॉस भी होता है। इन्फेक्शन होता है कैसे, इन्फेक्शन होता है हाउस लाइक ट्रांसफर फ्रॉम फेसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन, यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में थ्रू फेशियल मटेरियल हाउस लाइक एक से दूसरे में ट्रांसफर करती है। हालांकि हाउस लाइक जो भी फेशियल मटेरियल के थ्रू इन्फेक्टेड एजेंट को या एंटोमोगा हिस्टोरिटिका को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते हैं, उनके सोर्स होते हैं ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेशन। एक्चुअली में ये वो सोर्स है, मेनली सोर्स है जिनके थ्रू ऑर्गेनिज्म तक ये चीजें पहुंच पाती हैं, यानी कि अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंच पाती है और हेल्दी पर्सन भी अनहेल्दी कंडीशन में पहुंच जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि क्वेश्चन इसी तरीके से इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन बनेगा कि इन्फेक्शन साइट क्या है। जब सभी की सभी डिसीजेज एक साथ रख ली जाती है तब हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि टाइफाइड में लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन साइट है या अमोबा डिसेंट्री अमोबिया डिसेंट्री में है या कहीं और है। तो इसीलिए मैंने क्लियर किया है कि इन्फेक्शन साइट कौन सी है, एजेंट कौन सा है, किस तरीके का सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा।
जहां तक रही बात इनके प्रिकॉशंस की, तो यही है कि हम साफ सुथरा और अनकंटेमिनेटेड फूड जो है तो क्या करें, यूटिलाइज करें। तो ये तरीके हैं जिनसे हम इंटरमोलर से या अमोइक डिसेंट्री से अपने आप को बचा सकते। इज इट इट? देखिए जो नेक्स्ट डिजीज है एस्केलेरियोसिस के नाम से जानी जाती है। एस्केरीज आपने पढ़ा है, एस्केलेरियोसिस आपने पढ़ा है, प्लेटिहेलमिंथस के बाद एस्केलेरियोसिस जिसमें एस्केरीज मिल रहा था। पहली बार डायमॉर्फिज्म देखने को मिला था एस्केरीज में। दूसरा नाम क्या है एस्केरीज का, राउंड वॉर्म, क्योंकि इससे पहले एस्केरीज से पहले प्लेटिहेलमिंथस आते थे जिनको हम फ्लैट वॉर्म कहते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म। वाउचेरिया ब्रैंकोप्सिस भी इन्हीं का एक सदस्य है। हालांकि ये निमेटोड में पढ़े जाते हैं, निमेटोड के अंतर्गत आते हैं, बट चूंकि बाकी सब डिजेनरेट हो गए हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म है, तो केवल एस्केरीज के बारे में ही पढ़ते हैं, पर ये है निमेटोड एक्चुअली। तो वाउचेरिया ब्रैंकोप्सिस भी एक दूसरा, जिसका दूसरा नाम क्या है फाइलेरिया वॉर्म है, ये हेलमिंथस है, मतलब ये सबके सब किसमें आएंगे, हेलमिंथ में आएंगे, निमेटोड्स में आएंगे। अब ये एस्केलेरियोसिस, एस्केरीज, राउंड वॉर्म, वाउचेरिया ब्रैंकोप्सिस या फाइलेरिया वॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसकी एलिफेंटोसिस डिजीज होती है वाउचेरिया ब्रैंकोप्सिस। तो ये हेलमिंथस डिजीज, कौन सी, हेलमिंथस। अब जहां तक रही बात सिम्टम्स की, तो मैं एस्केरीज की बात कर रहा हूं यहाँ पर। इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। जो इंटेस्टाइनल पैसेज है वो ब्लॉक हो जाएगा, जो डाइजेस्टिव फूड है वो बाहर की तरफ नहीं जा पाएगा, इसलिए एनीमिया एंड ब्लॉकिंग की बात कर रही है। इंटरनल ब्लीडिंग होगी, बड़ा तेज मस्कुलर पेन होगा, और ये भी फैलता कैसे, इन्फेक्शन थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन टू फेसेस टू द नॉर्मल, मींस इन्फेक्टेड पर्सन के फेसेस से वो किसमें पहुंचता है, नॉर्मल लोगों तक पहुंचता है, और बाय कंटेमिनेटिंग सॉइल, वाटर एंड प्लांट्स। तो चाहे आप अमीबा डिसेंट्री ले लीजिए, एम्बॉइक डिसेंट्री ले लीजिए, आप एस्केलेरियोसिस ले लीजिए, ये सब कहीं ना कहीं यदि आपने साफ स्वच्छ भोजन और साफ स्वच्छ पानी नहीं पिया है तो इनसे फैलते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके एंटर करने का सबसे आसान जो तरीका है वो यही है, माउथ या नोज। नोज एयर के थ्रू यदि कोई चीज जाना चाहे तो हमारे शरीर के अंदर जा सकती है। माउथ जिसमें आकर लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में जो हम भोजन करते हैं, उस तौर पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में जा सकता है। बाकी और कोई तीसरा तरीका नहीं है जिनके थ्रू नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करते। तो ये एस्केरियोसिस हो गया कि एस्केरीज में ये कंडीशन आती है। इसके बाद हमने बात की वाउचेरिया ब्रैंकोप्सिस। देखिए वाउचेरिया ब्रैंकोप्सिस को फाइलेरिया वॉर्म या एलिफेंटोसिस कहते हैं। एलिफेंटोसिस में होता क्या है कि जो पर्सन है जिसको भी वाउचेरिया ब्रैंकोप्सिस कैसे इन्फेक्ट हुआ होता है, उसका जो लोअर आर्म है, लोअर पार्ट है, जो खासकर पैर जो होते हैं वो बड़े फूल जाते हैं, या यूं कहिए कि उनमें गांठें पड़ जाती हैं जिससे बड़े मोटे हो जाते हैं। वो पैर जो है वो एलिफेंट की तरह दिखाई देने लगते हैं, जिसको फाइलेरिया वॉर्म या एलिफेंटोसिस भी कहा जाता है वाउचेरिया ब्रैंकोप्सिस को। डिफॉर्मिटीज इन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, खासकर इस कमर के नीचे, जिस तरीके से पोलियो कभी भी आप देखिए वो सब दिन आपको कहाँ होगा, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में होगा। ठीक वैसे ही वाउचेरिया ब्रैंकोप्सिस का भी जो एक्शन है वो कहाँ होता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, कमर के नीचे वाले पोर्शन में, पैरों में खासकर इसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो एस्केरियोसिस से ये सब चीजें, और वाउचेरिया ब्रैंकोप्सिस फाइलेरिया वॉर्म से डिफॉर्मिटीज, या आप कह सकते हो नाम है उसका एलिफेंटोसिस, हाथी पांव हो जाना, हाथी की तरह पैर हो जाना, एलिफेंटोसिस। इज इट क्लियर? क्योंकि इनमें कुछ ऐसा है नहीं, हाँ मैंने समराइज जरूर किया हुआ है ताकि आप चार्ट बना सकें और आपको पढ़ने में आसान। देखिए इसके बाद एस्केरीज के बाद एक छोटा सा और टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन का। फंगल इन्फेक्शन होता है क्या, देखिए जब भी कभी आपके शरीर में किसी भी तरीके का स्किन कोई भी प्रॉब्लम आती है वो सब की सब आपकी फंगल इन्फेक्शन है। स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब फंगल इन्फेक्शन है, चाहे वो खुजली हो, दाग हो, खाज हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो। यानी यदि इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है स्किन को रिलेट करके, तो ये मानकर चलिए 99% वो क्या है, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन की यदि मैं बात करूं तो रिंग वॉर्म की मैं बात करूं तो रिंग वॉर्म्स में यदि मैं बात करूं तो दो नाम आते हैं, माइक्रोपोरस ट्राइकोफाइटॉन और इपिडर्मोफाइटॉन। हालांकि इपिडर्मोफाइटॉन का नाम सुन के थोड़ा सा स्किन को रिलेट करता है, क्योंकि ईपी का मतलब ही होता है आउटर डर्म, डर्म मतलब होता है स्किन लेयर कहलाती है, फाइटॉन तो जो
ऊपर स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। माइकोस्पोरम भी ट्राइकोफाइटॉन भी फंगस ही है जो कि बहुत छोटे साइज में होते हैं। तो ये दोनों के दोनों दरअसल स्किन रिलेटेड डिसीजेस कॉज करते हैं। अब स्किन डिसीजेस में होता है, यदि आप इनका सिम्टम देखें तो अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ड्राई एंड स्किन लेजन्स का मतलब होता है कि आपकी जो आपका जो शरीर होगा वो वहां पर जहां पर भी होगा तो सूख सा जाएगा, खुरदुरा सा हो जाएगा। और खासकर बॉडी पार्ट सच स्किन, नेल्स, स्काल, खासकर जिनको रूसी वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो भी सब क्या है, फंगल इन्फेक्शन ही। स्किन में कई बार जो है तो क्या नाम से चकत्ते पड़ जाते हैं और खुजली होती है, वो भी क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन का सबसे बड़ा सिम्टम क्या है, इंटेंस इचिंग। चाहे आपके सर में रूसी की प्रॉब्लम हो या हाथ पैर में कहीं दांत खाज खुजली की हो, इचिंग बहुत होती है, खुजली बहुत होती है। और इस फंगस को ग्रोथ कराने के लिए दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट, मॉइस्चर और हीट। जितनी ज्यादा मॉइस्चर और हीट होगी उतनी तेजी से फंगल इन्फेक्शन क्या होगा, ग्रो होगा। ठीक है, हमारे देश में अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके की क्लोथिंग्स पहनी जाती है। आप जम्मू कश्मीर चले जाइए तो वहाँ वो बड़ा सा कोट टाइप का पहनते हैं, ऊपर टोपी पहनते हैं, और सब जो है तो ऊनी कपड़े होते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे आ जाइए, राजस्थान की तरफ चले जाइए, गुजरात की तरफ चले जाइए, वहाँ सब ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है। तो हीट में जो बाकी दूसरे कलर रहे कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो व्हाइट क्लोथ पहनने की कोशिश करें। आप नीचे की तरफ आइए, यदि आप केरला आ जाइए, तमिल, यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण हमारे और आपके जैसे जो हम एमपी और छत्तीसगढ़ में हम जो पैंट शर्ट और सूट लगाकर चले जाते हैं, वहाँ के लोग जो है तो क्या नाम से शर्ट तो पहनते हैं, पर नीचे आप देखिए बड़े बड़े नेता अभिनेता भी जो है तो आपको लुंगी लगाए हुए दिखेंगे। लुंगी दरअसल फैशन में इसलिए नहीं आया, लुंगी इसलिए फैशन में आया क्योंकि वहाँ की नीड थी। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इतनी ज़्यादा हीट है कि वहाँ पर फंगल ग्रोथ बड़ी तेजी से होता है। मॉइस्चर और हीट दोनों कंडीशन वहाँ अवेलेबल हो जाती है। ऐसी कंडीशन में जितना ज़्यादा एरेटेड बॉडी रहेगी उतना ज़्यादा कम इन्फेक्शन होगा, किससे, फंगल इन्फेक्शन। तो इन सब चीजों के कारण हर जगह पे अलग अलग, आप इंडिया में देखिए तो चाहे वो क्लोथिंग की कंडीशन हो, चाहे वो फूड की कंडीशन हो, हमारे यहाँ क्यों डोसा, हम डोसा बनाने में क्यों इतने एक्सपर्ट नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ चावल की जगह दाल ही ढेर सारी तरीके की होती है, गेहूं भी खूब होता है, तो हम पूड़ियाँ खूब बनाते हैं, हम जो है तो क्या नाम से समोसे खूब बनाते हैं, लेकिन हम डोसा नहीं बनाते। लेकिन आप साउथ में चले जाइए तो वहाँ डोसा इतनी ज्यादा बनता है क्योंकि वहाँ चावल की पैदावार ज्यादा है। तो आप जिस एरिया में जाएंगे जहां पर जिस तरीके की कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से वहां का भोजन होगा, वहां का पहनावा होगा, ताकि उस एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को क्या कर सकें, सस्टेन कर सकें। इसके अलावा अभी दो और भी डिसीजेस आपके बुक में जुड़ गई हैं, चिकनगुनिया और डेंगू। दरअसल मानकर चलिए कि चिकनगुनिया और डेंगू में कि दोनों के लिए ऐसी बीमारियां, दोनों वायरल इन्फेक्शन, एक चिकनगुनिया वायरस से होता है, डेंगू वायरस से होता है, वायरल इन्फेक्शन। और वायरस के साथ साथ अभी तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है या कोई वैक्सीन नहीं बनी, हालांकि डेंगू की शायद वैक्सीन डेवलप हो गई है, तो नॉर्मली कोई मेडिसिन नहीं है। जिस तरीके से आज की डेट पे कोरोना के साथ हम लड़ रहे हैं कि उसके पास हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, केवल तरीका क्या है कि जो सिम्टम्स विजुलाइज हो रहे हैं पेशेंट पे उसी सिम्टम्स को ट्रीट किया जा रहा है। दर्द हो रहा है तो दर्द की दवाई, बुखार है तो बुखार की दवाई, अच्छा नहीं लग रहा है तो सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द की दवाई। इसके अलावा कोरोना में भी कोई अलग तरीके की चीजें नहीं चल रही है। तो यदि कोरोना में कुछ और तरीके की चीजें नहीं चल रही है, इसका मतलब ये है कि चिकनगुनिया और डेंगू के साथ भी भाई चिकनगुनिया का आउटब्रेक अभी 2015 के आसपास चिकनगुनिया का आउटब्रेक हुआ था, जिसमें देश के बहुत सारे विश्व के बहुत सारे देश इससे प्रभावित हुए। डेंगू के साथ साथ जीका वायरस भी आया था बीच में, आपने देखा था जीका वायरस के बाद। ये सब के सब ये जितने वायरल इन्फेक्शन है, चाहे वो चिकनगुनिया हो, डेंगू हो या जीका हो, ये सब के सब जो इनका फैक्टर है या जो वेक्टर है जिसके थ्रू ये फैलते हैं वो एक मॉस्किटो है, पर वो एनाफिलीज मॉस्किटो नहीं है, वो एडीज मॉस्किटो। ये एडीज।
एडीज एक्यूटी है और एक और है। तो कुल मिलाकर ये आप समझ जाइए कि चिकनगुनिया, डेंगू, जीका, ये जितने वायरल इन्फेक्शन है इनका भी हमारे पास कोई श्योर शॉट वैक्सीन नहीं थी। डेंगू की अभी कुछ हाल में पहले ही वैक्सीन आ गई है, बट चिकनगुनिया की अभी भी नहीं है। जिस तरीके से कोरोना के साथ हम काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि जो सिम्टम्स हमको विजुलाइज हो उसी के ऊपर हमको उसको काउंटर करना है और अपने आप को सर्वाइव करा लेना है। मजेदार बात है कि सब इन्फेक्टिशियस डिसीज एक से दूसरे में फैलने वाली है या इन्फेक्शन होने वाला है। और चूंकि ये मॉस्किटो के थ्रू फैल रही है, एडिस की मॉस्किटो के थ्रू, तो जहां जहां ये मॉस्किटो जहां जहां पे फैलाएगा, जिस दिन को बाइट करेगा उतने लोगों को ये चीजें होती हुई चली जाए। इज इट क्लियर? तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं चिकनगुनिया और डेंगू के बारे में। ये तुम्हारे बुक में बाद में जुड़ा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, जहां तक चिकनगुनिया की मैं बात करूं, मैंने पहले ही बताया आपको कि चिकनगुनिया एक वायरल इन्फेक्शन है। इन्फेक्टेड किसके थ्रू होता है? मॉस्किटो के थ्रू होता है। नाम क्या है? एडीज एगोप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस। तो ये दो हैं जिनके थ्रू होता है। एडीज से ही हमको ध्यान रखना पड़ता है। आफ्टर बाइट 4 to 8 days विंडो पीरियड वो तो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें एडीज मॉस्किटो ने आपको काट दिया है, चिकनगुनिया आपके शरीर में आ गया, बट आप एसिम्प्टोमेटिक है, मींस आपको वो लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। उसको अपने फुल फ्लैश में आने के लिए या लक्षण दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से 8 दिन का समय। कितने दिन का समय लगता है? 4 से 8 दिन का समय लगता है। तो ये 4 से 8 दिन का जो समय होता है, इसी को कहते हैं विंडो पीरियड, जिसमें दिखाई नहीं देता, पता नहीं चलता। और 4 से 8 दिन के, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना कितने दिन? 14 दिन। 14 दिन तक पता ही नहीं चलता। उसके बाद 10, 12 दिन, 15 दिन के बाद पता चलता है, जब टेस्ट करो तब पता चलता है कि आपको हुआ है नहीं हुआ। तो उसके लिए वर्ड क्या है? एसिम्प्टोमेटिक, जहां पर आप सिम्टम्स आपको नहीं दिखाई दे रहे, बट आप कैरियर हैं। साइन एंड सिम्टम्स की यदि मैं बात करूं तो ऑनसेट ऑफ फीवर फ्रीक्वेंटली अकम्पनीड बाय जॉइंट पेन। चूंकि अब यहाँ पे भी ज्वाइंट पेन हो रहा है, इससे पहले भी आपने टाइफाइड वगैरह में भी पढ़ा था ज्वाइंट पेन का। फीवर तो है ही, तो आपको मलेरिया में भी फीवर है, टाइफाइड में भी फीवर है, डेंगू चिकनगुनिया में भी फीवर है। तो यहाँ पता लगा पाना, कई बार यही एक प्रॉब्लम आ जाती है, ये फाइंड आउट करना कि ये चिकनगुनिया है या कोई और दूसरी बीमारी है। और इसीलिए डॉक्टर फिर जब देखते हैं कि जब पेंडेमिक फैलना शुरू होता है, बड़ी तेजी से लोग मरना शुरू करते हैं या बीमार होना शुरू करते हैं, तो उस कंडीशन में फिर अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, ये फाइंड आउट किया जाता है कि एक्चुअल में बीमारी कौन सी। मसल्स पे नोजिया, फैटिग्यू एंड हेडेक, तेजी से थकान लगना शुरू होना, सिर दर्द करना, हाथ पैरों में बहुत ज्यादा तेजी से दर्द होना, तो ये सब ऐसे कैरेक्टर है जो टाइफाइड में भी देखने को मिलते हैं, उसमें भी तकरीबन यही चीजें। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फाइंड आउट करना कि आखिर किस तरीके की बीमारी आपको, चिकनगुनिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, लाइक। डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो एलिसा टेस्ट है। एलिसा टेस्ट वही है जिससे आप एड्स का भी को टेस्ट किया जाता है। और एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड, ये एलिसा का फुल फॉर्म। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, यानी कि एक इस तरीके का एंजाइमेटिक फॉर्म बनाया जाता है कि वो एंजाइम जाके चिकनगुनिया वाले ही वायरस के साथ जाके क्या होगा? जुड़ेगा। तो यदि चिकनगुनिया का वायरस है तो उसके साथ जुड़ जाएगा, और नहीं है तो नहीं जुड़ पाएगा। तो इस तरीके से एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड के थ्रू टेस्ट किया जाता है कि अ पर्सन इज आइदर सफरिंग फ्रॉम चिकनगुनिया और नो सच टाइप ऑफ सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ट्रीटमेंट क्या है? तो देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि चिकनगुनिया का भी तक कोई ऐसे क्लियर कट इलाज नहीं है, तो नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, जैसे आज के डेट में कोरोना के साथ चल रहा है। सिम्टम्स ओरिएंटेड मेडिसिन आर प्रोवाइडेड। आज कोरोना के साथ भी वही है, सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द की दवाई दे दो, पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द की दवाई दे दो, ज्यादा तकलीफ हो रही सांस लेने में तो मास्क लगा, यही काम, या वेंटिलेटर लगा। तो अभी क्या है कि सिम्टम्स ओरिएंटेड मेडिसिन यहाँ पे भी हो। नो वैक्सीन के लिए अभी तक कुछ बनी नहीं है, काम चल रहा है, क्योंकि बीच में 15 में जब आउटब्रेक हुआ था इसका, तब इसके ऊपर खूब काम हो। क्या क्या जरूरी है? क्योंकि हम ट्रीटमेंट की बात करें, प्रॉपर रेस्ट, क्योंकि यदि प्रॉपर आप रेस्ट करते हैं तो स्वाभाविक है आपका स्टेमिना बना रहेगा, आप फैटिग नहीं होंगे, मसल्स पेन तो रहेगा जब दवाइयां खाएंगे, लेकिन आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। ड्रिंक वाटर एंड फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ज्यादा से ज्यादा पानी, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड आपको क्या करना है? यूटिलाइज करना है, ताकि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो जाए।
क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेशन से बड़ी तेजी से डेथ जो है तो वो इंक्रीज हो जाए। ऑक्सीजन लेवल कम होता है, डिहाइड्रेशन होता है, यही जो चीजें हैं जो बड़ी तेजी से आपको फेटल कंडीशन में लाकर छोड़ देती है। तो चिकनगुनिया भी आपको पढ़ना है, तो हालांकि जो पुरानी किताबें शायद उनमें ना हो, बट नए सिलेबस में चिकनगुनिया और डेंगू को भी जोड़ा है। तो होप आपको थोड़ा बहुत चिकनगुनिया समझ में आ गया हो। याद रखिएगा, मलेरिया फीमेल एनाफिलीज से होता है, ये एडीज मच्छरों से होते हैं। दूसरा, इनमें 4 से 8 दिन का विंडो पीरियड पाया जाता है, फिर इनको एलिसा टेस्ट से किया जाता है। फिर यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं है, जो सिम्टम्स ओरिएंटेड इफेक्ट है उन्हीं के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं, और हमको प्रॉपर रेस्ट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड वाला फल फ्रूट और जो है तो डाइट लेनी है, ताकि हम डिहाइड्रेट ना हो। तो होप कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं डेंगू के बारे में, क्योंकि डिजीजेस जितनी भी हैं उनमें मैटर ही आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, चीजें दिमाग में बैठा नहीं होंगी, और जब ये चीजें आपके पास रहेंगी आप इनको कंपैरेटिव कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। डेंगू ये भी वायरल इन्फेक्शन है, ये भी एडिस मॉस्किटो के थ्रू होता है, जो कि लैग करते हैं कंटामिनेटेड वाटर में या स्टैग्नेटेड वाटर कहीं पे। डेंगू और चिकनगुनिया में एक अंतर है। डेंगू में यदि माँ को डेंगू है तो बच्चे को हो सकता है, यानी कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसफर होता है। चिकनगुनिया के साथ ऐसा नहीं। तो एक दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि चिकनगुनिया में यदि माँ को चिकनगुनिया है तो वो बच्चे को ट्रांसफर नहीं होता, जबकि यहाँ पर डेंगू के केस में ये पॉसिबिलिटी है कि यदि प्रेग्नेंट लेडी को है तो जब उसका बच्चा बर्थ करेगा तो वो भी क्या होगा, डेंगू का शिकार होकर निकलेगा। तो यानी मदर टू चाइल्ड इन्फेक्शन जो है वो पॉसिबल है इन केस ऑफ डेंगू। इन केस ऑफ चिकनगुनिया अभी तक हमको ऐसा नहीं। सिम्टम्स वही नॉर्मल सभी जैसे, फीवर होगा, नॉजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, एक्ने होंगे, पेन होगा हाथ पैर में, हड्डियों में, आंखों में पेन हो। इन्फेक्शन ड्यूरेशन 2 से 7 दिन, जैसे कॉमन कोल्ड कफ रहता है उस तरीके से 8 दिन 10 दिन 7 दिन तक काम करता है। ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं, सिम्टम्स बेस्ड ट्रीटमेंट है कि जिस तरीके का सिम्टम्स बच्चे को देखने को मिले या ऑर्गेनिज्म को देखने को मिले या पेशेंट को देखने को मिले, उसी हिसाब से उसको ट्रीट किया जाए। दर्द है तो दर्द की दवाई दे दीजिए, बुखार है तो बुखार की दवाई दे दीजिए, यदि उसको किसी और तरीके की तकलीफ है तो उस तरीके की मेडिसिन उसको दी जाए, क्योंकि कोई प्रिस्क्राइब मेडिसिन इनके लिए फिलहाल तक नहीं। टेस्टिंग कैसे किया जाता है? ब्लड टेस्ट करके ही पता लगाया जाता है कि वेदर सफरिंग फ्रॉम डेंगू और ना। जहां तक अब जो अभी न्यू इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से डेंगू के लिए वैक्सीन के जो है तो फॉर्मेशन हो गया, तो अब लोगों को डेंगू के भी वैक्सीन लग रहा है, जिससे डेंगू होने पे आसानी से हमको पता चल जाता है। और यह यूँ कहिए कि डेंगू नहीं होता यदि वैक्सीन लग गई है पहले से। तो अब जो छोटे बच्चे हैं जो जिनमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है उनमें सब डेंगू वैक्सीन लग भी रही हैं। आ रही मेरी बात? तो होप कि ये यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए, इतनी डिसीज देखने के बाद 2-3 चीजें हैं जो हमको समझ में आ गई। एक तो यह है कि हमको क्लीननेस का ध्यान रखना, कंटेमिनेटेड वाटर नहीं होना चाहिए, फूड जो है तो साफ सुथरा होना चाहिए, हम लोगों से उतनी डिस्टेंस मेंटेन रखें, क्योंकि हमने ये देखा कि कुछ जो इन्फेक्टिशियस डिसीजेज होती हैं वो उनके आर्टिकल यूज करने से भी होती है। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना भी यही है कि आप 2 गज की दूरी बनाकर रखें, मास्क पहनकर रखें, और एक दूसरे से जब बात करें ताकि वो ड्रॉपलेट जो है एनवायरनमेंट में ना आए और एनवायरनमेंट के थ्रू आपके पास तक ना पहुंचे। साफ सफाई के ध्यान के लिए आपने सैनिटाइज करना हमने बहुत तेजी से शुरू कर दिया, घरों में साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगे। साथ ही साथ घरों को हमने ये भी देखा कि खासकर जो हाउस फ्लाइंग है, एडीज मॉस्किटो है, एनाफिलीज मॉस्किटो है, इनसे हो रहा है। तो यदि हम घरों के दरवाजे खिड़कियों को सही तरीके से नेटिंग कर लें तो उस तरीके के इन्फेक्शन हमारे घरों तक नहीं पहुंचेंगे। और आजू बाजू यदि हम साफ सफाई रखें तो कंटेमिनेटेड वाटर नहीं होगा तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी। यदि ग्रोथ होती है तो गैम्बूसा लाइक फिशेस है जिनका मैंने सवेरे पे जिक्र किया था, उनको कल भी जिक्र किया था, उनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं फूड को, वाटर बॉडीज को कंटेमिनेटेड फ्री बनाने के लिए। यूं कहिए कि जो लार्वा है मॉस्किटोज के, उनको सर्वाइव ना करने देने के लिए। इसके अलावा अभी आज की डेट में बहुत सारा इम्यूनोलॉजिकल प्रोग्राम चल रहा है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें अलग अलग बीमारियों के ऊपर काम हो रहा है और उनके टीके पहले ही लगा दिए जाते हैं और आप 6 महीने, 1 साल, 5 साल तक के लिए उस पर्टिकुलर बीमारी से आप क्या रहते हैं, आप सेफ रह जाते हैं। तो उस तरीके के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी अब और तेजी के साथ बढ़ने चाहिए ताकि हम कम से कम इन बीमारियों के घेरे में आए
और कम से कम बीमार पड़ेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। होप आपको जो कॉमन डिसीजेस हैं जितनी भी हमने अभी डिस्कस की वो सब समझ में आ गई होंगी। फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, साथ ही साथ असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि यदि इस तरीके की कंडीशन है तो किस तरीके की बीमारी हो सकती है। और बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, फीवर तो सभी में होता है ना, समझना पड़ा। तो हर का एक कोई क्लू पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है जिससे आप पकड़ पाए कि ये इस बीमारी के लिए। हमने कोशिश की है कि आपको ब्रॉडली करके सब चीजें एक एक करके क्लियर कर दी जाए कि सिम्टम्स क्या है, टेस्टिंग कैसे की जाएगी, ताकि कोई भी एक चीज यदि आपके पकड़ पे आ जाए तो उससे आप नतीजे तक पहुंच जाए कि ये कौन सी बीमारी के बारे में एक्सप्रेस किया जा रहा है। होप आपको कॉमन डिसीजेस क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। हैव अ नाइस डे।